चलिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2019 से 2024 तक के प्रश्न पत्रों का हल बता रहा हूँ। इसमें विकल्प वाले प्रश्न लगभग पूरे हो गए हैं, लगभग 30-35 क्वेश्चन हैं। अब आज खाली स्थान यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखता हूँ। 2019 से लेकर 2024 तक में जितना भी मध्य प्रदेश सरकार बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं तो सारे प्रश्न को समाहित किया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपका नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जैसे पहला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c में वास्तविक मूल नहीं होते। यदि वास्तविक मूल की बात कर रहा है तो वास्तविक मूल इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, ये देखिए नोट्स मेरी इस तरह का मैं एक नोट्स बनाया हूँ द्विघात समीकरण के लिए। ये मानक रूप हो गया, इसमें विभक्तिकर का सूत्र हो गया, इसमें वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं, एक काल्पनिक मूल होंगे, तो ये होगा b² - 4ac। तो इसका आंसर होगा b² - 4ac छोटा होगा 0 से। तो पहला आंसर आ गया। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें विभक्तिकर ज्ञात करना है जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। ये देखिए विभक्तिकर का सूत्र दिया हुआ है। अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो विभक्तिकर का सूत्र लगाते हैं, d = b² - 4ac। ठीक, अब b का मान यहाँ से देख लेते हैं क्या है। ये b² - 4, ये a b c, तो b का मान आ जाएगा -2 का स्क्वायर और ये -4, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। तो d बराबर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कटा तो -4 आया। अभी 4 से 4 भी कट गया तो d बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 0 आ गया। इसका विभक्तिकर क्या होगा? 0। अब उसी प्रकार अगला देखते हैं। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 में सर्वांतर क्या होगा? तो अब मैं आपको सर्वांतर का सूत्र भी बता चुका हूँ। जैसा कि अब आप ये देखिए हमारे चैप्टर नंबर 5 की नोट्स देखिए। सर्वांतर निकालने का सूत्र क्या है? d = a2 - a1, या दूसरे पद में पहले पद को माइनस किया जाता है। तो अब देखते हैं, लगाते हैं वही फार्मूला a2 - a1 का। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा a2 - a1। a2 का मान कितना है? 1/2 और a1 का मान कितना है? 3/2। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा। 1 - 3, यहाँ से 3 आया, घटा देते हैं, -2/2, 2 से 2 कट गया, -1। तो d का मान आ गया कितना? -1। तो हमारा विभक्तिकर कितना आ गया है? d बराबर -1। तो इसका आंसर होगा d बराबर -1। देखिए, ठीक है, हालांकि सारे आंसर फिल हुए हैं पर मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ ये सारे आंसर आए कैसे हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? ये आपको चैप्टर नंबर किसकी बात कर रहा हूँ? चैप्टर नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 14 का नोट्स। आपसे प्रायिकता का फार्मूला पूछे या फिर प्रायिकता और नॉट प्रायिकता नहीं का सूत्र एक होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो ये प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ये चिन्ह याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। निश्चित घटना 1 होती है और असंभव इम्पॉसिबल घटना 0 होती है। और सभी प्रारंभिक घटनाओं या प्रायिकताओं का योग कितना होता है? जैसे मान लो इसको हम ऐसे लिख लें, Pe1 + Pe2 + Pe3, ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारे घटनाएं हैं, इन सब का योग कितना होना चाहिए? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। तो 1 लिखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगला चैप्टर में अगला देखते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है। θ/360 πr²। ये भी मेरी नोट्स में अगर आप देखो तो ये भी चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 11 का है। ये देखिए चैप्टर नंबर 11 में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²।
ऐसे चाप की लंबाई, फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपको समझाया गया है। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो, θ/360 गुणे πr²। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको समझ में आया। अब अगला देखते हैं, बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसके शून्य कौन कौन से हो जाएंगे बताइए। शून्यकों का गुणनफल c/a। अब ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये चैप्टर नंबर आपका 2 का है। ये देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। अगला देखते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कर सकते हैं। बिंदु क्या है, -4 और ये शायद -7 लिखा है, यहाँ देखिए। बिंदु -4 और -7 थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। कैसे, ये आपका कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये हमेशा एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये बाई डैश। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो हमेशा पहले एक्स की डिस्टेंस कवर करते हैं, हमेशा एक्स की डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर बाई की डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस पॉजिटिव है, बाई डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। तो इसको आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव एक्सिस होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव इधर जाएंगे एक्स भी और बाई भी पॉजिटिव आएगा। फिर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले एक्स की डिस्टेंस कवर की जाती है तो निगेटिव, और फिर बाई एक्सिस की पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स एक्सिस निगेटिव आया, अब बाई एक्सिस भी निगेटिव आया, तो ये दोनों कैसे होते हैं, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, पहले हमेशा एक्स की डिस्टेंस ले जाती है, अब वाई कैसा है, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये रही जानकारी आपको क्वाड्रेंट के बारे में। अब चले नेक्स्ट। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बाह बिंदु से, अगर बाह बिंदु से वृत्त के किसी भी बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब तो जैसे आप बाह बिंदु से आप खींचेंगे तो केंद्र पर बराबर ही कोण अंतरित करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये वृत्त की परिधि आपको ना दिख रहा होगा, पर आप थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ तो आप समझिए। वृत्त की परिधि दिया है 2πr। ठीक है, ये तो आपको दिखा ही दिया हूँ, चैप्टर नंबर 11 में पूरा समझाया हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त की परिधि। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अब जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि इस वृत्त में आप जीवा खींचिए, एक ये वृत्त बनाइए, इसमें जीवा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये सारी जीवाएं कहलाती हैं, पर इसमें सबसे बड़ी जीवा ये है, इसका नाम होता है व्यास, जो केंद्र से होके जाती है। तो वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, इसमें सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। दो बहुपदों का योगफल बहुपद होता है। किन्हीं भी दो बहुपद को अगर हम जोड़ते हैं तो बहुपद ही आता है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता हमेशा एक होती है, जो कि मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए लिखा है, घटना की प्रायिकता है, घटना की नॉट, ये जो ऊपर लाइन लगी है ना, तो ये नॉट की चिन्ह होता है। घटना ई और घटना ई की नहीं की प्रायिकता, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एक आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। ये बोल रहा है द्विघात के अधिक से अधिक, तो किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक सिर्फ 2 ही मूल होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। केंद्रीय प्रकृति के 3 मापों का संबंध, ये 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्यक। ये देखिए आपको मैं समझाया था सांख्यिकी का,
ये मध्यक। अगर आपसे पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति क्या क्या होती है, तो माध्य, मध्यक, बहुलक होती है। इसके अलावा अगर चौथा ऑप्शन आता है वो रॉन्ग है, गलत है। इन दोनों में संबंध क्या होता है, ये सूत्र देखिए। 3 मध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य। ये आप सूत्र याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आएगा लिखने के लिए। ये खाली स्थान में भी आया है जैसे, इसका आंसर कौन सा होगा। तो 3 मध्यक लिखा हुआ है, 3 का गुणा हमेशा मध्यक में होता है, इसको आप याद रखिए। 3 का गुणा हमेशा मध्यक में। इसके ट्रिक बना सकते हैं कि माध्य और मध्यक में से बड़ा कौन सा है, माध्यक है, इसलिए 3 का गुणा होगा। माध्य में छोटा है तो 2 का गुणा होगा। बहुलक में किसी का नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये तो आपको कब से मिलता चला आ रहा है। ये देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। नेक्स्ट, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये तो चैप्टर नंबर 1 का है। भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ। इसका चैप्टर नंबर 1 में आएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चैप्टर नंबर 1 या 2 दोनों में लिख सकते हैं, उसे 2 में लिखें तो अधिक अच्छा है। 2 का है ये टॉपिक। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। यहाँ भाजक होगा। घात 2 के किसी बहुपद की अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। घात 2 के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिखने में अगर दिक्कत हो तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। मतलब अगर घात 2 का बहुपद है, उसमें अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। तो 17 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द्विघात समीकरण, फिर से देखिए, ax² + bx + c = 0 के विविक्तीकर का सूत्र होगा। t बराबर क्या होगा, b² - 4ac। ये तो आपको मैं बता के थे, आप सुन के थक चुके होंगे। द्विघात समीकरण, विविक्तीकर का सूत्र d बराबर b² - 4ac। अगर कोई भी लड़का इनको कई बार देखता है तो ये याद हो जाएंगे। और समांतर श्रेणी का अगर आपसे पूछे जब व्यापक पद क्या होगा, a + d, a + 2d, a + 3d डॉट का nवां पद क्या होगा, तो nवां पद क्या होगा, इसका सूत्र भी बताया हूँ। ये है nवां पद बराबर, ये देखिए, AP का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, तो इसका होगा a + n - 1 × d। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं किंतु उनकी माप समान होनी आवश्यक नहीं है, समरूप कहलाता है। समरूप और सर्वांगसम में थोड़ा सा अंतर है। ये अगर मैं आपसे बोलूं तो ये समरूप है, ठीक है ना, ये समरूप है। त्रिभुज तो एक जैसा दिख रहा है लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि जितने साइज इसकी है उतनी साइज इसकी है, तो दिखने में भी एक जैसे और साइज में भी सेम एक जैसे हैं। आकार और माप, इस शब्द को पकड़िए, आकार बोल रहा है और माप बोल रहा है। इनका आकार तो समान, क्या बोल रहा है, आकार समान है, एक ही आकार जैसे हैं, लेकिन माप यानी इनको मेजर करें, माप करें तो माप इनकी अलग अलग है, तो इसे समरूप कहते हैं। और जिनका आकार और माप दोनों समान होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। इसको ध्यान रखें, सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे होता है, 2 लाइन सीधी 1 लाइन टेढ़ी, और इसका सिर्फ 1 लाइन टेढ़ी। तो ये हो गई बात आपको सर्वांग सम और समरूप की। अब बिंदु 4 0 x अक्ष पर स्थित है, कैसे पता चला, ये देखिए, ये बिंदु जो है ये हमारा, ये 4 0 को लिखना है तो x बराबर हम 4 यहाँ पहुँचे, अब y में 0 है तो कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो x की डिस्टेंस ये 4 यूनिट में गया तो यहीं पे होगा, यानी ये x अक्ष पे है। ठीक, अगर यहीं पे -4 होता, -4 और 0 होता तो ये हमारे x एक्सिस पे ही है, पर निगेटिव साइड इधर आना पड़ता।
अगर यही होता 0 4 तो इसको हम बनाते हैं एक्स एक्सिस तो कहीं नहीं जा रहे हैं, वाई एक्सिस में 4 इस जगह पे आते, और 0 - 4 होता तो ये हमारा नीचे साइड की ओर आता इस निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो आपको ये समझ में आया? ये तो 9th क्लास में भी है बहुत सारी चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब वृत्त की एक ऐसी छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की कोई भी छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर, ये वृत्त है, इसकी छेदक रेखा है, तो ये 1 और 2 जगह पे प्रतिच्छेद करती है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इनको आप रटिए समझिए जैसा भी है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप 75 का पेपर देते हैं तो 30 नंबर तो ऑब्जेक्टिव आएगा। जो व्यक्ति 90+ सीरीज में जाना चाहता है तो ये रटे होने चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उनसे भी गलत होंगे। तो अगर ये रटे रहेंगे तो आप गलत नहीं करोगे। और जो बच्चे फेल होने की कंडीशन में हैं तो यार 75 में से आप क्या 30 नंबर यहाँ से नहीं ला सकते, 20 नंबर नहीं लेके आ सकते? और 10 नंबर को आप कहीं से 2 क्वेश्चन रट लीजिए, वो तो बने बनाए हैं। बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। तो ये आ गया, बात हो गई। अब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। देखिए क्या है, इसका होता है अपरिमेय संख्या। तो इसका चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर नंबर 1 में देखिए, न केवल रूट 2, रूट 3, रूट 5 सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गई नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से। अब आते हैं, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस रूप से जाना जाता है, द्विघात समीकरण। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब श्रीधराचार्य के नाम से जाना जाता है। ये देखिए द्विघात सूत्र है, इसे द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे कहते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये रहा क्वेश्चन आपका श्रीधराचार्य सूत्र का, जो कि आप लिख सकते हैं। इसे अब द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये AP बराबर दिया है 5, 10, 15 का 10वां पद आपको निकालना है। तो ये तो आप तो कई बार लगा चुके हो। ये SN का फार्मूला यहाँ से देखिए, ये SN का फार्मूला, AN का फार्मूला लगा दीजिए और N का पद निकाल लीजिए। तो देखिए AN का फार्मूला क्या होगा, AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू, देख कितने काम का है ये फार्मूले। सारी चीज़ जितना मैं नोट्स बना के दिया हूँ आपको, तो अगर आप चाहेंगे तो PDF मिल जाएगी आपको, या फिर आप यहीं से इसको देख के नोट्स बना सकते हैं तो और अच्छा है, आपका बाय हैंड रिटन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्वेश्चन का देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, प्लस कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो 10 हो जाएगा -1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 10 में 5 घटाइए, दूसरे पद में पहले पद को घटाइए तो 5 आएगा। सॉल्व कर दीजिए, 9 × 5 तो 5 + 45 यानी आप जोड़ दीजिए 50 आएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 50। तो आप 5th चैप्टर से भी इस क्वेश्चन को हम बना लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये देखिए 2019 से 14 तक के सारे प्रश्न बता रहा हूँ। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समद्विबाहु होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज, ये तो चैप्टर नंबर 6 का है जो कि मैं ये नोट्स बनाया हूँ। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। वही चीज़ पूछ रहे हैं ना, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारा बिंदु है, ये मान लो बिंदु है, तो x अक्ष से दूरी भुज और कोटि 2 चीज़ें होती हैं। तो हम y अक्ष से जब इधर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, भुज। और जब हम x अक्ष से बात कर रहे हैं ना, x अक्ष से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो इसे हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। तो ये हो गया। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये तो बता ही चुका हूँ। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ये बता चुका। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है,
निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी बता चुका हूँ। 4x के बहुपद, और इसको देखते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु ये द्विघात समीकरण आपका कितना दिया हुआ है? द्विघात समीकरण ये देखिए, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, ये हो गया आपका आंसर, द्विघात समीकरण हो गया। और समांतर श्रेणी के 7, 13, 19, 205 के पदों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या होगी 34। इसको हम पदों की संख्या an का सूत्र लगा के हल कर लेंगे। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये तो आपको दिखाई चुका हूँ। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण क्या होता है? अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा बराबर यहाँ थीटा बटे 360 × 2πr। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11, चैप्टर नंबर 11 से है, जो कि मैं ये बता चुका हूँ। ये देखिए, चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 × 2πr। तो ये हमारे लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 34 क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन मैं आपको खाली स्थान के बताया, लगभग 34 या 35 क्वेश्चन आपका मैं बताया हूँ किसका? विकल्प का। अब बचते हैं सही जोड़ी। मैच तक सही जोड़ी हो गई, खाली स्थान तो हो गया है, और विकल्प वाला सही सत्य असत्य है, और एक शब्द में उत्तर। तो इनको भी हम बताएंगे आपको जल्द से जल्द। आपको अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी सारी चीज़ें मिल सकें। तो विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति, मतलब यहाँ मैं समझाया हूँ, जो व्यक्ति विशेषकर, थोड़ा सा इसको 2 मिनट समझ लीजिए, 90 की सीरीज में जाना चाहते हो, 90 नंबर से प्लस ज़्यादा पाना चाहते हो, और जो व्यक्ति मतलब 25 प्लस पाना चाहते हैं, तो दोनों के लिए बहुत कारगर होगा 30 नंबर। 90 पाने वाले व्यक्ति क्या है कि अगर देखो, आप पूरे क्वेश्चन अगर बना लिए, 2-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ऑब्जेक्टिव के ही नहीं बनेंगे, बाकी आपसे सारे बन जाएंगे। और जो फेल हो रहे हो तो ऑब्जेक्टिव वाले यहाँ से इसको पास हो सकते हो। तो आप इसको विशेष ध्यान से पढ़िए। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। थैंक यू।